तारीख 26 जनवरी। सुबह की ठंड थी। आसमान गहरी नीले रंग का था, जो धीरे धीरे सुनहरी धूप में बदल रहा था। आज पूरे देश में तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी। परेड की धूम थी। झांकियां बस निकलने ही वाली थीं। पर दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव विजयपुर में यहां सिर्फ एक साधारण सा दिन था। यहां सिर्फ 26 जनवरी का मतलब था स्कूल बंद होना और सरकारी दफ्तर के सामने एक तिरंगा फहराना ही था। इससे ज्यादा वहां के लोग 26 जनवरी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस गांव में एक छोटे से घर में बिरजू नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। उसकी उम्र तो ज्यादा नहीं थी, मगर उसके कंधे पर जिम्मेदारियां बहुत थीं। उसके घर में उसकी मां रमा और उसकी छोटी बहन चुटकी रहती थी। बिरजू जब 2 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां बिरजू और उसकी मां रमा पर आ गया था। उसकी मां रमा लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। आज 26 जनवरी था। बिरजू और चुटकी का स्कूल बंद था। तभी बिरजू सुबह जल्दी उठकर कमरे से बाहर आता है। उसकी मां रमा आग के सामने बैठी हुई होती हैं। तभी उसकी मां बिरजू से कहती हैं, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? आज तो 26 जनवरी है। तेरा और चुटकी का स्कूल भी बंद है, तो इतनी ठंड में जल्दी क्यों उठ गया? जाकर आराम से सो जा, आज ठंड भी बहुत ज्यादा है। नहीं माँ, मैं सोच रहा था कि आज मैं काम पर चला जाता हूँ। आज पूरा दिन छुट्टी है, तो घर पर खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी चुटकी का कॉपी भी ख़त्म हो गई है, तो उसने मुझे कल बोला था कि भैया मेरी कॉपी ख़त्म हो गई है तो मुझे कॉपी चाहिए। पर मेरे पास तब इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे कल कॉपी दिला पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं काम पर चला जाता हूँ तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और मैं चुटकी के लिए सामान भी लेते आऊँगा, और जो पैसे बचेंगे उसका मैं राशन भी खरीद लूँगा। और आज तो 26 जनवरी है, तो काम भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। घर बैठने का कोई फायदा नहीं है माँ। नहीं बेटा, इतनी ठंड में कहाँ जाएगा तू? देख नहीं रहा बाहर कितनी ठंड है, कितना कोहरा पड़ रहा है। बाहर कोहरे से सड़क तो सही से दिख नहीं रही, तो इस ठंड में तू काम पर कैसे जाएगा? रहने दे बेटा, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं माँ, इतनी ठंड नहीं है कि मैं काम पर ही न जा पाऊँ। और वैसे भी तुम भी तो रोज चाहे जितनी ठंड हो लोगों के घर पे काम करने तो जाती हो। तुम तो उनके घर का झाड़ू पोछा, इतनी ठंड में ठंडा पानी से बर्तन धोना, सारा काम करती हो, तो क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक दिन काम पर जा रहा हूँ, कौन सा मैं रोज रोज काम पर जाता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए माँ। और हम दोनों जब काम करेंगे तो पैसे भी तो ज्यादा मिलेंगे ना माँ। बिरजू की मां चुप हो जाती है। जैसा कि कहा गया है कि मां की ममता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, मगर आज गरीबी में एक मां का दिल अक्सर मां से पहले मजदूर बन गया है। इतना सोचकर बिरजू की मां बिरजू से कहती हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, क्योंकि आज 26 जनवरी है तो सड़कों पर बहुत गाड़ियां चल रही होगी, तो तू आराम से जाना और शाम को समय से घर आ जाना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान से ही जाऊंगा और शाम को समय से वापस भी आ जाऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर से निकल जाता है। तभी उसकी मां अपने मन में सोचती हैं, हे भगवान, तू भी पता नहीं हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया होगा जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। आपने भी पता नहीं क्यों बिरजू के पापा को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे ही थे। जब जब मुझे और हमारे बच्चों को उनकी ज़रूरत थी तो आपने उन्हें अपने पास बुला लिया। अभी तो मेरे बच्चे सही से बड़े भी नहीं हुए थे, अभी से ही उनके सिर पर इतना बड़ा बोझ आ गया है। वो तो पापा का क्या प्यार होता है ये भी नहीं जानते। तभी चुटकी की आंखें खुल जाती हैं। कमरे से बाहर आकर अपने माँ से कहती है, माँ, आज तो स्कूल की छुट्टी है, तो भैया इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो तो घर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बेटा, तेरा भैया घर में नहीं है, वो आज काम पर गया है। बोल रहा था कि पूरा दिन घर में बैठने का क्या फायदा, मैं काम पर चला जाऊंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और चुटकी के लिए कॉपी भी लेते आऊंगा। मैंने इसको मना किया था कि ठंड ज्यादा है, मत जा, मगर वो माना नहीं। पूरे गांव में ठंडी हवाएं चल रही थीं। इतनी ठंडी कि हाथ पैर सुन्न हो जा रहे थे।
धूप का नामो निशान नहीं था, पर बिरजू एक टूटी चप्पल और फटे पुराने कपड़े पहने सड़क पर काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। तभी रास्ते में बिरजू को सेठ मोतीलाल दिखाई पड़ते हैं। सेठ मोतीलाल बिरजू को देखकर बोलते हैं, अरे बिरजू, इतनी ठंड में कहाँ भटक रहा है? कहीं नहीं सेठ जी, काम के तलाश में निकला हूँ। मैंने सोचा कि आज 26 जनवरी है और स्कूल भी बंद है, तो घर में बैठने से अच्छा बाहर जाकर के कुछ काम ही कर लूं, 2-4 पैसे मिला जाएंगे। जब भगवान ने गरीब बनाया है तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सेठ मोतीलाल अपने मन में सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे काम पर रख लेता हूँ। अगर अभी मैं किसी दूसरे इंसान को काम पर रखता हूँ तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और ये तो खुद काम की तलाश में है, तो इसे तो मैं 50 रुपए देकर यूं ही भगा दूंगा। वाह मोतीलाल, क्या दिमाग लगाया है। बिरजू मेरे किराने की दुकान पर काम करेगा, मैं तुझे दिन के पूरे 50 रुपए दूंगा। क्या सेठ जी, सिर्फ दिन के 50 रुपए? आज के जमाने में 50 रुपए में होता ही क्या है सेठ जी? तो फिर रहने दे, मैं 50 रुपए से ज्यादा दिन का नहीं दे सकता हूँ। कहीं और तू काम ढूंढ ले। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे दिन के 200-300 रुपए दूं। मोतीलाल जानता था कि बिरजू काम ढूंढ रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर उसे बोला कि मैं 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उसे पता था कि बिरजू काम के लिए मना नहीं करेगा। तभी बिरजू सेठ जी से बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं 50 रुपए में ही काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं और कहाँ काम ढूंढ पाऊंगा? आप जितना पैसे दे दोगे मैं उसी में ही काम कर लूंगा। बताइए सेठ जी, जो काम हो मैं कर देता हूँ। हम तो ठीक हैं, फिर थोड़ी देर तू दुकान देख, मैं थोड़ी देर में घर से आता हूँ। मुझे थोड़ा काम है, तब तक तू दुकान देख, जो कोई आए सामान लेने उसे सामान दे देना। ठीक है सेठ जी। घर में उसकी माँ और उसकी बहन चुटकी थे। तभी चुटकी अपने माँ से कहती है, माँ, मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ गई थी तो बता रही थी कि 26 जनवरी को दिल्ली में परेड निकलते हैं और 26 जनवरी देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। पर माँ, हमारे गांव में 26 जनवरी क्यों नहीं मनाते? और 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था माँ जो सब मानते हैं? बेटा, 26 जनवरी को दिल्ली में ध्वजारोहण होता है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त। देश को आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को अभी भी अमीर लोगों से आज़ादी नहीं मिली। अच्छा चल ठीक है, तू बहुत बात करती है, मुझे अब काम पर जाने दे वरना मालकिन डांटेगी, देर हो जाएगी तो। और सुन, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तू जब भूख लगे लेकर खा लेना। ठीक है माँ। वैसे माँ, खाने में क्या बनाया है? मैंने दाल रोटी बनाई है, तो जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। मुझे नहीं खाना, जब देखो तभी दाल रोटी बना देते हो। रोज रोज दाल रोटी खा खा करके मैं अब ऊब गई हूँ। मेरे सहेली की मम्मी रोज नई नई चीज बनाती रहती है, और आज तो 26 जनवरी है तो उसकी मम्मी ने हलवा पूरी सब्जी बनाई है। तो तुम भी बनाओ ना माँ सब्जी पूरी, हमें कितने दिन हो गए पूरी सब्जी खाए। प्लीज माँ बनाओ ना। हाँ बेटा, बनाऊंगी। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पकवान बना सकें। चलो, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं आज मालकिन से आते हुए पैसे ले लूंगी, तो शाम को सब्जी पूरी बना दूंगी। ठीक है बेटा, चलो अब मैं चलती हूँ, वरना काम पर पहुँचने में लेट हो जाएगा। माँ, मैं अकेले घर पर क्या करूँगी? भैया भी नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वैसे भी मेरी छुट्टी है, पूरे दिन में घर पर अकेले क्या करूँगी? इससे अच्छा कि मैं आपके साथ ही चलूँ। ठीक है बेटा, चल, मगर वहाँ पे ज्यादा शैतानी मत करना, एक जगह पर आराम से बैठे रहना, मैं अपना सारा काम कर लूंगी। मालकिन बहुत ही गुस्से वाली है, तो तुम वहाँ पर ऐसा कुछ मत करना कि उन्हें गुस्सा आए। ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं शैतानी नहीं करूँगी। चलो माँ, चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। बिरजू की माँ और उसकी बहन छुटकी दोनों सावित्री के घर की ओर निकल पड़े। सावित्री का घर बहुत बड़ा था, मगर उसका घर जितना ही बड़ा था उसका दिल उतना ही छोटा था, और वो बहुत ही घमंडी औरत थी। तभी चुटकी और उसकी माँ उसके घर पहुंचते हैं।
तभी मालकिन सावित्री उन्हें देखकर गुस्से में बोलती है। टाइम देख रही हो कितना टाइम हो रहा है? यहाँ मैं सुबह से परेशान हूँ, सारा काम वैसे का वैसे पड़ा है। तुम जैसे गरीब लोगों की आदत होती है, 4 पैसे मिलते नहीं तुम्हारी फितरत बदल जाती है। और ये तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? नहीं मालकिन, मैं जानबूझकर लेट नहीं आई। वो घर में थोड़ा काम था और मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, तो मेरी बेटी अकेली थी, इसलिए मैं उसको अपने साथ ले आई। हाँ, मेरा घर तो धर्मशाला है ना, जिसका मन हो आ जाए। आज तो लेकर चली आई हो, लेकिन आइंदा से कभी भी किसी को लेकर मत आना, ठीक है? फटाफट सारा काम करो और मैं अपने रूम में हूँ। और तू लड़की, एक कोने में चुपचाप बैठ जा। चुटकी ने इतना सुंदर घर पहले कभी नहीं देखा था। वो चारों तरफ देख रही थी। तभी चुटकी अपने माँ से बोलती है, माँ, ये घर है? मैंने तो इतना सुंदर घर कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये तो पूरा स्वर्ग है। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि घर किसी का इतना सुंदर भी होता है। हाँ बेटा, यहाँ घर बहुत ही सुंदर है और अमीर लोगों के घर ऐसे ही होता है। अच्छा चल ठीक है, तू जाकर के वहाँ कोने में बैठ जा जाकर के। मैं काम करती हूँ और तू किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? फिर मैं फटाफट सारा काम खत्म करके हम घर चलते हैं। कुछ देर बाद जब बिरजू की माँ किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती हैं, तब चुटकी अकेले बैठी हुई होती है। तभी वो देखती हैं उसे कमरे में एक बेड है और उसके ऊपर बहुत ही नरम गद्दा। वो अपने जीवन में कभी भी बेड पर नहीं बैठी थी, तो वो अपने मन में सोचती है, कितना प्यारा बेड है और इसके ऊपर कितना नरम गद्दा। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी बेड पर बैठी नहीं। सोने की तो दूर की बात है, हम तो जमीन पर चटाई पर सोते हैं। मैं एक बार इस बेड पर बैठ के देखूं क्या? अभी तो यहाँ पर कोई है भी नहीं, वो आंटी भी नहीं है और माँ भी किचन में काम कर रही हैं। चुटकी चुपचाप जाती है और जाकर के बेड पर बैठ जाती है। तभी चुटकी बोलती है, कितना नरम गद्दा है, जैसे लग रहा है मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह की भी कोई चीज होती है। ये आंटी तो रोज नरम बेड पर सोते होंगे और हम लोग तो एकदम सख्त जमीन पर सोते हैं। हमारी तो कमर भी दर्द होने लगती है, इनका तो कभी कमर भी दर्द नहीं होता होगा। इतना नरम गद्दा है, मुझे तो इस गद्दे पर बैठकर मजा आ गया। तभी पता नहीं कहां से सावित्री उस कमरे में आ जाती है और चुटकी को उस बेड पर बैठे देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस बेड पर बैठने की? तुझे अपनी औकात नहीं पता? तेरी जैसे लोगों की बेड पर बैठने की औकात नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों को अगर अंदर बुला लो तो तुम लोग सर पर चढ़ने लगते हो। गवार कहीं के, जल्दी उतर बेड से। छुटकी बेड से उतर जाती हैं और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। तभी इतनी आवाज होने के कारण रमा उस कमरे में आ जाती हैं और सावित्री से बोलती हैं, क्या हुआ मैम साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इतना सब कुछ हो गया और तू बोल रही है क्या हुआ? ये तेरी जो बेटी है मेरे इस बेड पर बैठकर इसे गंदा कर रही थी। तुम जैसे गरीबों की औकात है इतने महंगे बेड पर बैठने की? मैंने तुझे पहले बोला था, अगर मेरे घर में काम करना है तो किसी को लाने की जरूरत नहीं है। अब कल से तुझे मेरे घर पर काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को रख लूंगी, तेरे जैसे बहुत है। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो, मुझे काम से मत निकालो। मैं अपनी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अभी वो बच्ची है, ना समझ है, वो कभी बेड पर बैठी नहीं है तो इसीलिए बैठ गई होगी। माफ कर दो मैम साहब, बच्ची है, हो गई होगी गलती, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे समझा दूंगी। तो बच्ची है तो क्या कुछ भी करेगी? तुम जैसे गरीब लोग कहीं कुछ अच्छा देखा नहीं मुंह उठाकर चले आते हो। चलो ठीक है, इस बार माफ कर दे रही हूँ, मगर आगे से ये चीज दोबारा नहीं होना चाहिए। इसको बोलो शांति से एक कोने में बैठी रहे और अब से किसी भी चीज को हाथ न लगाए, वरना कुछ नुकसान हुआ तो तेरे पैसे में से काटूंगी। और इस बार तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को धक्के मार के बाहर निकलूंगी, समझ गई? इतना कहकर सावित्री कमरे से बाहर आ जाती है। तभी रमा चुटकी से कहती है, बेटा मैंने तुझे मना किया था ना कि कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, तो बेटा तू क्यों शैतानी करती है? अभी देखा ना मैम साहब कितना ज्यादा गुस्सा हो गई थी, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? पर माँ, मैं तो किसी चीज को हाथ लगाई ही नहीं।
मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे गद्दे पर बैठी थी, इसमें उनका बेड कैसे गंदा हो जाता। तो भी ये आंटी मुझे इतना ज़्यादा डांटा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी और हम दोनों को कितना बुरा भला कहा। हाँ बेटा, पता है मुझे कि तेरी गलती इसमें कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ एक गद्दे पे बैठी थी। मगर अमीर लोगों का ऐसा ही है, गरीब लोगों को हर बात पर नीचा दिखाना। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जाने दे बेटा, तू आराम से एक कोने में बैठ। मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फटाफट घर निकलते हैं। तब तक भैया भी आ जाएगा तेरा। रमा अपना साफ सफाई कर रही होती है और चुटकी एक कोने में चुपचाप बैठी हुई होती है और सावित्री आराम से सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी बाहर से उसकी बेटी आती है। तभी सावित्री बोलती है, अरे बेटा, आ गई तो स्कूल से। आज तो तेरे स्कूल में 26 जनवरी मनाई गई होगी। आज तो खूब मजे किए होंगे। फिर तो क्या क्या किया, जरा मुझे भी तो बता। हाँ माँ, बहुत मज़े आया था। मैंने तो आज स्कूल में डांस भी किया, गाना भी गाया और मेरे स्कूल में झंडा फहराया गया और सारे बच्चों को लड्डू भी दिया गया। आज पूरे दिन बहुत मज़ा आया माँ। अरे वाह, मेरी लाडो रानी ने इतना सब कुछ किया। स्कूल में डांस, गाना सब कुछ कर लिया। तो तू थक गई होगी बेटा। चलो फटाफट खाना खा ले, फिर थोड़ी देर आराम कर लो। फिर तेरा ट्यूशन भी तो है शाम को। हाँ माँ, थक तो बहुत गई हूँ। वैसे आज खाने में क्या है? आज मैंने खाने में बनवाया है तेरे लिए पनीर की सब्जी, पूरी, खीर, रसगुल्ला, सब कुछ बेटा। चलो खा लो फटाफट। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना ये सब। क्या है रोज रोज तुम यही सब बनवाती रहती हो? मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। सावित्री की बेटी की ऐसी बातें सुनकर छुटकी अपने मन में सोचती है, इसके यहाँ पर इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बने हैं तो भी ये खाना नहीं चाहती, और हम लोग तो सिर्फ दाल रोटी खाते हैं। हमें तो इतना अच्छा खाना खाना नसीब में नहीं होता है, और इसको है तो इसको खाना नहीं खाना। भगवान जी, आप ऐसा क्यों करते हो? तभी सावित्री अपनी बेटी से कहती है, अच्छा बाबा, चल ठीक है, तू ही बता तुझे क्या खाना है, मैं वही चीज मंगवा देती हूँ। वैसे भी आज 26 जनवरी है। चल, जो बोलना है बोल, मैं वो चीज मंगा देती हूँ। बस खुश? हाँ माँ, मुझे पिज्ज़ा खाना है, तो आप मेरे लिए पिज्ज़ा मंगवा दो। अच्छा, मेरी लाडो रानी को पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, मैं भी पिज्जा मंगा दे रही हूँ। सावित्री की बेटी को पिज्जा खाते देख चुटकी का भी बहुत मन करता है पिज्जा खाने का। तभी चुटकी सावित्री से बोलता है, आंटी, थोड़ा सा पिज्ज़ा मुझे भी खाने को दे दो। मैंने अपने ज़िंदगी में कभी पिज्ज़ा नहीं खाया। ये कैसा होता है खाने में? मुझे भी थोड़ा सा चखा दो। मेरा बहुत मन कर रहा है ये खाने का। अपनी औकात देखी तूने? पिज्जा खाएगी ये? पता है कितने का आता है? यह सब तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। तुम बस सिर्फ दाल रोटी ही खाओ, यही तुम्हारा पिज्जा है। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर छुटकी उदास हो जाती है। सावित्री इतनी घमंडी औरत थी कि उसी के सामने बैठकर पिज्जा खा रही थी, मगर उस लड़की छुटकी को नहीं दिया। तभी सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती ले, मम्मी, उसे भी थोड़ा सा पिज्ज़ा दे दो। जब वो मांग रही है तो वैसे भी पिज्ज़ा बहुत है, उसका इतना खाने का मन है तो दे दो। वैसे भी अब मुझे नहीं खाना, मेरे पेट भर गया। बिरजू भी दुकान से घर आने के लिए निकल जाता है। तभी सामने से एक फौजी आदमी जा रहा होता है। तभी बिरजू को सड़क पर एक गिरा पर्स मिलता है और वो पर्स फौजी आदमी का था। तभी बिरजू आवाज लगाता है, अरे साहब जी, जरा सुनिए तो, यह पर्स आपका है क्या? तभी वो फौजी अपनी जेब चेक करता है और बोलता है, अरे हाँ बेटा, ये पर्स मेरा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। तुझे पता है ये पर्स मेरे लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें मेरा आइडेंटिटी कार्ड था। अगर ये कार्ड गुम हो जाता तो मेरी नौकरी चली जाती। मैं तेरा कैसे धन्यवाद करूं बेटा। आज तूने मेरी नौकरी बचा ली। अगर तू चाहता तो यह पर्स लेके जा भी सकता था, पर तूने ऐसा क्यों नहीं किया बेटा? अरे नहीं साहब, मैं ये पर्स कैसे ले सकता था? मेरी माँ ने सिखाया है कभी भी किसी का सामान बिना उसकी इजाज़त के नहीं छूना चाहिए। फिर तो ये पर्स आपका था, तो मैं कैसे ले सकता था? मैं गरीब भले हूँ साहब, मगर चोर नहीं। वैसे मैंने आपको इस गांव में कभी पहले देखा नहीं। आप कहीं बाहर से आए हो साहब? हाँ बेटा, आज 26 जनवरी है ना,
तो आज से मेरी ड्यूटी इसी गांव के पास लगी है, तो अब मैं इसी गांव में ही रहूंगा। वैसे बेटा तुम कहाँ से लौट रहे थे? कहीं नहीं साहब जी, काम करके लौट रहा था। जब भगवान ने गरीब बनाया है तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साहब जी। क्यों बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में काम करने लग गए हो? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तुमको तो अभी स्कूल जाना चाहिए, तुम काम क्यों कर रहे हो? साहब जी, मेरे पापा का देहांत हो गया है। जब मैं 2 साल का था तभी एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जान चली गई थी। अब सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर थी। अभी तक उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पाला, तो मैंने सोचा मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। इसीलिए मैं आज काम के लिए आया था। माँ भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करते हैं और अगर मैं भी थोड़ा बहुत कहीं काम करूँगा तो मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए साहब जी। तुम्हारी हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब है बेटा। सुनो, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, अपने परिवार से मिलवाओ, और मुझे तुम्हें कुछ देना भी है। तुमने आज मेरी नौकरी बचाई है। ठीक है साहब जी, चलिए, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे घर में चलेंगे। बिरजू और वो फौजी आदमी बिरजू के घर पहुंच जाते हैं। बिरजू के घर के अंदर बिरजू की माँ और उसकी बहन चुटकी चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी बिरजू अपनी माँ से बोलता है, माँ देखो कौन आया है हमारे घर। ये फौजी साहब हैं, ये हमारी देश की रक्षा करते हैं और इन्होंने देखो हमारे लिए कितने बोरी राशन लाए हैं। मैंने इनको मना भी किया था पर इन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तुम्हारे लोगों के लिए तोहफा है। तभी बिरजू की माँ बोलती है, अरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? और आप हमारे घर अचानक कैसे? हमसे कोई गलती हो गई है क्या साहब? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा उपहार है बिरजू की ईमानदारी के लिए। वैसे आप क्या करती हो? क्या बताऊं साहब, बहुत परेशानी है। मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन वहां से भी मुझे काम से निकाल दिया। अब देखिए मैं क्या करती हूँ आगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर 2 बच्चों का पेट जो भरना है। वैसे मैं और मेरे साथ और 10-15 लोग हैं, तो हमें आप टिफिन बनाकर पहुंचा सकते हैं क्या? क्योंकि हमें भी घर के खाने की तलाश है। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपको करना हो तो बताइए, पैसे की चिंता मत करिएगा, जितना आप बोलेंगे दे दिए जाएगा। हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं जरूर टिफिन बना करके दूंगी और खाने में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं एकदम स्वादिष्ट और शुद्ध खाना बनाऊंगी, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब रमा उन फौजी भाइयों के लिए खाना बनाने लगी। धीरे धीरे वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई रमा टिफिन वाली के नाम से, और बिरजू भी रमा की मदद करता था। अब उनकी आर्थिक स्थिति सही होने लगी थी। एक दिन रमा बिरजू से कहती है, हमें नहीं पता था कि इस साल की 26 जनवरी हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। अब रमा दिन रात मेहनत करने लगती हैं और खूब तरक्की करती है। इसलिए इंसान को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा मेहनत की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो फन टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें।